बहुत सारे लोग हैं और ऑल ओवर इंडिया से लोग इसलिए हैं क्योंकि कोरोना एक बहुत सीरियस टॉपिक है। और पहले ऐसा होता था कि हम लोग सुनते थे कि कोई और दूसरा दूर का, या न्यूज में अपन सुना करते थे कि उसको कोरोना हो गया है, कोविड हो गया है। बट आज सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है। आज हम ये नहीं सोच रहे कि कोरोना से बचना कैसे है, क्वेश्चन मार्क ये आ चुका है कि कोरोना अगर हो जाए, क्योंकि अब ये चीज समझ में आने लगी है कि ये एक कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। आज हमारे डियर वंस, नियर वंस, उन लोगों को कोविड हो रहा है। तो आज क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोरोना हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो आज इसी के लिए मैं, तृप्ति नागर, हमने इनवाइट किया है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर प्रमोद नागर को, जो कोटा से हैं, एमबीबीएस से, एमएस से, एमसीएच हैं। तो वी आर ब्लेस्ड कि उन्होंने टाइम दिया और इतने क्रिटिकल टॉपिक को, बिकॉज वो रोज पेशेंट्स के सामने आ रहे हैं, उनको रूबरू हो रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए। दैट मीन्स कोविड अगर हो जाए, कोरोना अगर हो जाए, तो हम कैसे जल्दी ठीक हो जाएं, एक कॉमन से फीवर की तरह, जैसे कोई वायरल फीवर हो जाता है। सो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर प्रमोद नागर को। सो ओवर टू यू डॉक्टर प्रमोद नागर। थैंक यू तृप्ति, थैंक यू। एंड मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, 76 पार्टिसिपेंट्स। ओह माय गॉड, इतने सारे लोग जानना चाहते हैं। भैया, मैं प्रमोद जी आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अब क्लियर है मेरी वॉइस? यस यस, क्लियर, डन। मैं शॉक्ड हूँ, बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं। मैंने उम्मीद नहीं करी थी इतने सारे लोग टाइम निकालेंगे। एंड थैंक यू तृप्ति। मेरा वीडियो थोड़ा सा वीक हो सकता है क्योंकि मैं लैपटॉप से ले रहा हूँ सेशन, है ना। ओके। बट स्क्रीन शेयरिंग साफ दिखाई देगी आपको। और अच्छी बात है कि 78 लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। और चीजें मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा आपको। और हम लोग धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि मैंने तृप्ति से पता कर लिया है कि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है और हमारी मीटिंग अनलिमिटेड है। तो जो लोग खाना खा के बैठ गए वो निश्चिंत होकर बैठ जाए, 12-1 भी बज सकती है रात के। ठीक है। तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, मेरी बातों के बीच में मैं स्क्रीन शेयरिंग के साथ स्टार्ट करूंगा। और जो जिन लोगों ने खाना नहीं खाया है वो थोड़ा बहुत खाना अपने साइड में रख ले, कहीं ऐसा नहीं हो खाते खाते मतलब सुनते सुनते थक जाए। ठीक है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब सेशन खत्म हो तो किसी भी आदमी के दिमाग में किसी तरह का डाउट ना हो। ठीक है। और तृप्ति ने मुझे कुछ क्वेश्चन सेंड आउट करे थे, तो वो क्वेश्चंस के आंसर हम लोग लास्ट में ले लेंगे, एक एक करके पूछते जाना, है ना। मेरे बेटे को चुप रखने के लिए मैंने मोबाइल एक साइड दे दिया उसको, इसलिए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयरिंग प्लीज वो कर देना, इनेबल कर देना। होस्ट कौन है? होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी स्क्रीन शेयरिंग अब आप आपकी ऑन कर स्क्रीन दें। शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ, ओके ओके, हो गई, हो गई। ओके, मेरे अपने बारे में बता दूं पहले आपको। वैसे तो आप लोग जितने भी यहाँ पर हैं शायद जानते हो, फिर मैं बता दूं, मैं बेसिकली कार्डियक सर्जन हूँ। बट मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है कि कैसे हमारी मेरे पेशेंट्स की रिकवरी जल्दी हो पाए। तो इसीलिए मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है फिटनेस के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर और बॉडी की हीलिंग के ऊपर। ठीक है ना। तो मैं हर डिजीज को कोरिलेट करता हूँ इन्हीं चीजों से। और मैं बिलीव करता हूँ कि बॉडी एक सिस्टम है और उसे ठीक करने के लिए सिर्फ मेडिसिन नहीं, हमारी डाइट और हमारी लाइफस्टाइल भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग इन सारी चीजों को मर्ज कर दें, सारे कॉम्बिनेशंस को एक बार यूज करें ढंग से, तो हम लोग जल्दी ठीक हो सकते हैं। बीमारियों से हम बच नहीं सकते 100%, लेकिन अगर हो जाए तो हम जल्दी ठीक होने के लिए सारे मोड्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब सवाल हमारा यही है, मैं शुरुआत भी यहीं से करूंगा कि क्या करूं मैं अगर मैं खुद विक्टिम बन जाता हूं, मतलब मुझे कोरोना हो जाता है तो मैं क्या करूं। और क्या होता है, ये एक बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है। जैसे ही आपको पता लगता है कि मुझे कोरोना हो गया, मैक्सिमम लोग तो टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाते हैं या उनके सीटी स्कैन को देख के डॉक्टर उनको बताता है ना, कि आप पॉजिटिव हो गए हो।
है ना। तो जैसे ये चीज हमें पता लगती है कि नहीं हमें भी कोरोना हो गया, हम लोग काफी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, या हमारी फैमिली में किसी मेंबर को हो जाता है तो हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। सबसे मेन चीज है कि हमें स्ट्रेस अवॉइड करना है, क्योंकि स्ट्रेस एक अपने आप में एक कारण है जो इस बीमारी को बढ़ा देता है। तो आप रिलैक्स रहिए। बीमारी डेफिनेटली डेंजरस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे हम ठीक नहीं कर सकते, है ना। पेशेंटली अगर हम लोग स्टेप वाइज चले, इसका अर्ली डिटेक्शन हम लोग कर लें और प्रॉपर मैनेजमेंट करते हुए चले और अपने बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करें, तो हम लोग सब ठीक हो सकते हैं इस बीमारी से। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, मेरे सामने जो पेशेंट्स टकरा रहे हैं, या मुझसे रोजाना नियरली 6 से 7 मरीजों से मेरी रोज बात हो रही है, नए नए मरीजों से, है ना, किसी न किसी कम्युनिकेशन के थ्रू आ रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम हो रही है अभी क्या हो रहा है, मैं अगर कैटेगराइज करूं तो बूढ़े लोग जो हैं उनको फीवर की हिस्ट्री नहीं होती है, उनमें सडनली 7वें 8वें दिन हल्का सा कफ और सांस की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। जो यंग लोग हैं उनमें शुरुआती सिम्टम में बुखार महसूस होता है और थकान महसूस होता है, जो कि 2 से 3 दिन रहता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है, और 5वें 6ठे दिन उनको गले में खराश महसूस होने लगती है। शुरू के 7 दिन तक कोई भी आदमी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि मुझे कोरोना हो गया है, क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं और किसी भी आदमी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। ये शुरुआती 7 दिन जब आपने अपने आप को ये मान लिया कि मुझे कोरोना नहीं है, वही आपके लिए डेंजरस बन जाता है, क्योंकि 8वें दिन के बाद ही ये वायरस आपकी लाइफ को डेंजरस क्रिएट करता है। लगता है मेरे सेशन से कुछ लोग खफा हैं, इसलिए उन्होंने लाल लाल लकीरें खींच दी है। चलो कोई बात नहीं, ये मुझे करना नहीं आता, इसे कैसे करें, बट मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगा तो ये हो जाएगा ठीक। ओके, तो ये मैं सिम्टम्स की बात कर रहा था, है ना। तो आपको अगर पिछले 7 दिन में फीवर आया है, चाहे वो लो ग्रेड रहा हो, चाहे वो 2 दिन रहा हो, चाहे वो सर्दी लग के बुखार आया हो, क्योंकि इस कोरोना के अंदर भी जो बुखार आ रहा है वो बिल्कुल मलेरिया के फीवर की तरह आ रहा है, सर्दी लग के बुखार आना, हाथ पैर टूटना। तो कई लोग इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ये अभी मच्छरों का सीजन है, मुझे मलेरिया तो नहीं हो गया, डेंगू तो नहीं हो गया। इस टाइम पे हमारे पास किसी भी और तरह के पेशेंट्स नहीं आ रहे इस तरह की कंप्लेन के साथ। तो किसी भी फीवर, कोई भी फीवर, अगर आपको 2 दिन से ज्यादा रह रहा है, 4-5 दिन से आपको फीवर नहीं है बट थकान है और आपको अचानक 5वें दिन गले में खराश सी महसूस होती है, तो 99% आप कोरोना विक्टिम हो, और इस चीज को आप नेग्लेक्ट मत करो, क्योंकि अगर आपने इसे नेग्लेक्ट किया तो 8वें 9वें दिन ये वायरस आपकी बॉडी में डेंजरस फॉर्म ले सकता है। अब क्या होता है, हमारे दिमाग में इतने टाइम से जो चल रहा है और जिसपे हम काम करते हैं कि हम चाहे बीमार हो जाएं, या हमें बुखार आ जाए, या हमारे गले में खराश हो जाए, या जैसे ही हमें जानकारी मिलती है कि हम कोरोना इन्फेक्टेड हैं या हम ऐसे कोरोना इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है, बूस्ट योर इम्यूनिटी, है ना। हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अब क्या है, ये एक चीज है जिसके बारे में सबसे कम नॉलेज है लोगों को, और सबसे कम नॉलेज है डॉक्टर्स को। हम लोगों ने इम्यूनिटी को साइंटिफिकली पढ़ा है। साइंटिफिक का मतलब है ये सेल होता है, ये इस तरीके से बैक्टीरिया को मारता है, फिर ये एक ऐसा केमिकल बनाता है, वो केमिकल इस तरीके से वायरस के जहाँ पे चिपक जाता है और वो वायरस को मार देता है। इस बेसिकली हमने फार्माकोलॉजिकल लैंग्वेज में ही इम्यूनिटी को पढ़ा है। लेकिन अगर मैं सिंपली आपको इसको समझाऊं तो इम्यूनिटी इस तरीके की चीज नहीं है। हम जब पैदा होते हैं तो भगवान ने हमारी बॉडी को एक सिस्टम के रूप में तैयार करा है, और वो सिस्टम के साथ ही इम्यूनिटी भी हमें मिली एक पावर के रूप में, एक डिफेंस मैकेनिज्म नेचर ने हमें दिया है। बच्चा बड़ा होता है, 20 साल की एज तक उसकी ग्रोथ होती है, उसकी बॉडी ग्रोथ होती है, ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है, ब्रेन की ग्रोथ होती है, उसकी हाइट की ग्रोथ होती है, सब कुछ ग्रो कर रहा होता है। तो 20 साल में क्या है, 20 साल की शुरुआती एज तक हमारी बॉडी लर्न कर रही होती है, चीजों से सीख रही होती है, और हमारे सेल्स मॉडिफाई हो रहे होते हैं और ग्रो हो रहे होते हैं। तो ऐसे ही हमारी इम्यूनिटी भी उसके साथ साथ ही ग्रो हो रही होती है ना। हमारी इम्यूनिटी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे सेल्स सीख रहे होते हैं किसी ना किसी वायरस से इन्फेक्ट होकर के, और वो मेमोरी क्रिएट कर रहे होते हैं और हमारे लड़ने की पावर को जनरेट कर रहे होते हैं। 20 साल के बाद क्या होता है, 20 साल के बाद हमारी बॉडी का सिस्टम 30 साल की उम्र तक जो भी हमने एक्वायर करा है, जो हमारे सेल्स की ग्रोथ हो गई है, बॉडी उसे सस्टेन करती है। सस्टेन मतलब उसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, ना डाउनफॉल आता है ना अपग्रेडेशन आता है। हाँ, कुछ लोग इसमें डाउनग्रेडेशन ले आते हैं, क्रॉनिक स्मोकिंग से, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म से, बैड हैबिट से, जंक फूड ज्यादा खा के, दिन भर पिज्जा बर्गर ये सब खा के। तो इनसे हो सकता है कि ये जो 30 साल की उम्र तक आपकी बॉडी सस्टेन करती है, 25 साल की उम्र में ही सस्टेन कर पाए। इसके बाद हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आपके सेल की एजिंग स्टार्ट होती है, मतलब अब सेल बूढ़ा होने लग गया है,
क्यों? क्योंकि यहां तक रीजनरेशन पावर थी बॉडी में, अब बूढ़ा होना स्टार्ट हो गया, तो इम्यूनिटी भी क्या होगी आपकी, बूढ़ी होने लग जाएगी, क्योंकि ये इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म है। तो आपकी एजिंग के साथ इम्यूनिटी एज होती है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि 60 साल की उम्र में मैं अपनी इम्यूनिटी को 20 साल का कर लूं, तो वो कोई सिस्टम नहीं है। आप अगर 25-30 साल के हो तो आपने जैसा अपनी बॉडी को मेंटेन किया है, आप उसे वैसा मेंटेन करते हुए चल सकते हो और अपनी इम्यूनिटी को सस्टेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लापरवाही बरती और आपका इम्यून सिस्टम बूढ़ा हो गया है, तो आप उसे बूस्ट अप नहीं कर सकते। हाँ, जिस कगार पे लाके आपने उसको खड़ा कर दिया है, अब उस कगार पे उसको मेंटेन करने के लिए आप जरूर थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को अपने इम्यून सिस्टम पे कब ध्यान देने की जरूरत है, जब हम लोग यंग हैं, हमारे बच्चे जब छोटे हैं। आप एक बार 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, आपने बैड हैबिट्स एक्वायर कर लिए, आपकी इम्यूनिटी का सत्यानाश हो गया है, और आप ये सोचो कि मैं अब अच्छी लाइफस्टाइल एक्वायर करके, डेली रनिंग करके, ऐसा खाना खा के, वो खा के मेरे शरीर को सुधार लूं या अपने आप को यंग बना लूं, इट्स नॉट पॉसिबल। और इम्यूनिटी भी कुछ इसी तरह की चीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये मिसकंसेप्शन हटा दीजिए कि आप सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करके किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ सकोगे, है ना। क्योंकि इसी मिसकंसेप्शन में हम लोग ये मान रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं होगा, हम लोग तो कोरोना से लड़ लेंगे, हम लोग रोज हल्दी का दूध पीते हैं, कभी कौन सा काढ़ा बना रहे हैं, हम लोग कौन सी गिलोय पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, है ना। इन सब का काम है, कैसे काम करते हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये मिसकंसेप्शन हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या होता है कि जब ये हम ना बूस्ट, इम्यूनिटी बूस्ट अखबारों में पढ़ पढ़ के, मीडिया में सुन के, डॉक्टरों के लेख पढ़ के, हम लोग ऐसा एक इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि हमें एक शक्तिशाली चक्र और कवच मिल गया है और वायरस आसपास उस चक्र को भेद नहीं पाएगा, और हम लोग बिल्कुल ऐसे एक जैसे वो पावरफुल भगवान की बॉडी होती है वैसे हम लोग बन गए और हम लोग अब इन्फेक्ट नहीं होंगे। अब पता है ह्यूमन ब्रेन की एक प्रॉब्लम है, ये मैं कहीं पे पढ़ रहा था, किसी राइटर ने भी लिखा, ह्यूमन ब्रेन पे बहुत रिसर्च करी गई, बोले हम ह्यूमन ब्रेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो डेथ कभी एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब आप मरने भी जा रहे होंगे ना, तो भी आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप मरने वाले। तो अगर मैं ये कहूंगा कि यहाँ भीड़ में खड़े हुए 100 लोग हैं और उनमें से कोई एक आदमी मर जाएगा, तो पता है हर आदमी क्या सोचेगा कि वो मरने वाला दूसरा है, मैं नहीं हूं। और यही थॉट होता है सबका, यही थॉट होता है पूरे 100 लोगों का, पता किसी को भी नहीं है। और हर आदमी सिर्फ ये बिलीव करता है कि नहीं मैं इससे बेटर हूं, मैं नहीं मरूंगा, नंबर दूसरे का आएगा। यही कैलकुलेशन चल रही होती, और यही सोचते सोचते खुद भी आदमी लपेटे में आ जाता है। तो ऐसा कोई सफेद सुरक्षा चक्र आपको नहीं मिला हुआ है, या आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया है, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि आप ऐसा चक्र बना लो। तो ये वायरस आपको भेदने वाला है और ये एंटर करने वाला है। क्यों एंटर करने वाला है वो भी मैं डेटा आपको दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जो सवाल हमारे सामने उठ रहे हैं कि ये इम्यूनिटी है क्या, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। इसको बनाने में हमें कितना टाइम लगता है, इसको बनाने में हमारे शरीर को 20 साल लग जाते हैं। जब आप ग्रो कर रहे होते हैं हमारा हर एक सेल मेमोराइज करता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने आज कोई चटनी चूरन खानी स्टार्ट करी और मेरी इम्यूनिटी कल ही स्ट्रांग हो जाएगी और मैं किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो आता है कि इम्यूनिटी को हम लोग मेजर कैसे करें, क्योंकि इसके लिए ना कोई ब्लड टेस्ट होता, ना कोई पैरामीटर्स डिसाइड करे गए, ना WHO ने कोई गाइडलाइंस दी कि हम लोग इम्यूनिटी को मेजर कैसे करें। तो इसके बहुत सिंपल से पैरामीटर है जो हर आदमी को खुद जज करने होते हैं। सिंपल पैरामीटर्स क्या है कि आपके इम्यूनिटी बेसिकली आपकी बॉडी का फाइटिंग मैकेनिज्म, अगर ये फाइटिंग मैकेनिज्म कमजोर होगा तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लगेंगी और हो सकता है धीरे धीरे वो बड़ी प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो जाए। वो छोटी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, धूल मिट्टी सूंघने पे आपको सर्दी जुकाम होना या खांसी लगना, महीने में एक आधा बार किसी तरह की गले में खराश होना, बुखार हो जाना या बीमार हो जाना, महीने या 2 महीने में एक आधा बार भी आप अगर 2 दिन के लिए भी बीमार हो रहे हो तो इसका मतलब आपका डिफेंस मैकेनिज्म वीक है। साल भर में अगर 2 बार भी आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म वीक है। अगर आपको क्रॉनिक डिजीजेस डेवलप होने लग गई है, जैसे अस्थमा, प्री डायबिटिक आप हो गए हो, आपके शुगर लेवल्स हाई होने लग गए, इसका मतलब आपके बॉडी के सेल वीक होने लग गए। आप हाइपरटेंसिव हो रहे हो, इसका मतलब आपके बॉडी का स्ट्रेस लेवल हाई हो गया है, आपके सेल्स वीक हो रहे हैं और वो कोप अप नहीं कर पा रहे सिस्टम के साथ। तो ये सारे इनडायरेक्ट पैरामीटर्स हैं जो आपको बताते हैं। तो जल्दी बीमार होना, सर्दी जुकाम लगना, टेम्परेचर वेरिएशन को सहन नहीं कर पाना, ठीक है, थकान जल्दी महसूस होना, नींद अच्छी नहीं आना, घबराहट बेचैनी महसूस होना,
किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं कर पाना, बातों को टॉलरेट नहीं कर पाना, एंजाइटी महसूस होना, डायबिटिक होना, हाइपरटेंसिव होना या फिर किसी क्रॉनिक डिजीज की तरफ जाना, सारे पैरामीटर्स हैं जो आपके वीक इम्यून सिस्टम की ओर मार्क करते हैं। ये सारे इनडायरेक्ट पैरामीटर्स हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप कितना भी हल्दी का दूध पी रहे हो, मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? कोई मुझे बता सकता है कहीं कोई इंटरप्शन तो नहीं आ रहा मेरे कम्युनिकेशन में? आपकी आवाज क्लियर है, कोई इंटरप्शन अच्छा, कोई इंटरप्शन नहीं है, सब क्लियर चल रहा है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है? ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये सारे इनडायरेक्ट पैरामीटर से हमें समझना पड़ेगा। अब एक दिन में हल्दी का दूध पी के, च्यवनप्राश खा के हम इन सारी चीजों को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी बनने में समय लगता है, तो बॉडी को इंप्रूव करने में भी हमें समय लगेगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग पॉजिटिव हो जाएं तो हम क्या करें, लेकिन उसके पहले एक सवाल और आता है कि कौन ऐसा आदमी है जो कोरोना से इन्फेक्ट होगा और कौन नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियली हर बंदे को ये वायरस अटैक करेगा। सितंबर लास्ट ईयर में ये वायरस चाइना में आया था। आप सिंपल वर्ड्स में समझना, ये चाइना की एक सिटी में स्प्रेड हुआ, वहां से स्प्रेड होता हुआ क्रॉस करते हुए ये यूएसए तक चले गया और पूरी ग्लोब का चक्कर मार के ये इंडिया तक आ गया। इंडिया में कुछ महीनों पहले सिर्फ 1 या 2 इन्फेक्टेड केस थे और आज इंडिया में ऑलमोस्ट ये पूरे इंडिया को कवर कर चुका है। कोई भी वायरस कंपाउंडिंग की तरह ग्रो करता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64 और केवल 15 बार काउंट करने पे आपके नंबर लाखों में चले जाते हैं। ठीक है, तो 2 महीने आप घर पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वायरस फिर भी रेप्लिकेट कर रहा था, ग्रो कर रहा था और कंपाउंडिंग के फॉर्मूले पे चल रहा था। ठीक है, तो हर आदमी इससे इन्फेक्ट होने वाला है, कम या ज्यादा। ठीक है, किसी में कम सिम्टम आएंगे, किसी में ज्यादा सिम्टम आएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपने अपनी बॉडी को समझा या नहीं समझा, आपने इम्यून सिस्टम को समझा या नहीं समझा, और आपने सही टाइम पे ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया या नहीं किया। तो कोई भी आदमी अगर ये सोच रहा है कि मुझे तो ये वायरस नहीं आएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे आ भी गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, इसमें तो सिर्फ बूढ़े लोग मरते हैं और कोई भी नहीं मरता, तो मैं आपको बता दूं इंडिया में 20-20, 25-25 साल के लोगों की भी डेथ हो रही है इस वायरस से। ठीक है ना, तो सिचुएशंस डेंजरस हो सकती है किसी के लिए भी। ठीक, अब इनमें मरने वालों में मैं आपको बताऊं कि अभी आज मेरे पास लिस्ट रिवील हुई थी, 2 मैसेजेस मेरे पास आए जो बहुत शॉकिंग थे। उस लिस्ट में डेटा था कि कोटा के अंदर 120 डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं इस वायरस से। अब डॉक्टर्स तो बहुत नॉलेजेबल हैं, उनको तो सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज पता है, फिर भी 120 डॉक्टर अगर प्रिकॉशंस लेते हुए, पीपी किट पहनते हुए, मास्क पहनते हुए, हाथ धोते हुए, सैनिटाइज करते हुए भी इन्फेक्ट हो गए हैं, तो जनरल पब्लिक का सिनेरियो क्या होगा। 120 डॉक्टर्स इन कोटा सिटी, ये तो वो डॉक्टर्स है जिन्होंने बता दिया कि वो इन्फेक्टेड हो गए। मेरे जैसे डॉक्टर्स ने तो बताया ही नहीं, तो उनका तो काउंट ही नहीं है इस लिस्ट में। ठीक है ना, तो नंबर्स और ज्यादा हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा, और लोगों के नंबर भी इससे भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं। तो एवरी पर्सन इज पोटेंशियल विक्टिम, कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है कौन से फेज में। और अब इसके पहले कि हम इसके ट्रीटमेंट को समझें या हम जाने कि हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि मास्क लगाना, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, कपड़े अलग कर देना, लोगों से दूर रहना, ये सारी चीजें इस वायरस को नहीं रोक सकती। ये सिर्फ रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को कम कर सकती है, लेकिन वायरस तो आएगा। ठीक है, जहां आपको 10वें दिन बीमारी लगने वाली थी, 15वें दिन लगेगी अगर आप ये मेजर्स रखते हो तो। थोड़े ज्यादा लंबे टाइम बच के रह सकते हो आप इससे, लेकिन फिर भी आपको ये वायरस आएगा। ये प्रिकॉशंस अपने को रखने चाहिए ताकि जितना अपन बीमारी को डिले कर सके उतना अच्छा है। क्या पता उम्मीद में वैक्सीन आ जाए। ठीक है, तो सवाल ये उठता है जब हम इसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं या हम लोग इसके विक्टिम हो गए हैं, तो सवाल उठता है कि हम लोग क्या मानते हैं कि लाइफ की कीमत क्या है, क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कैसा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ लाइफ। मेरा सवाल है, कोई भी बताएगा कि अगर उसके घर में कोई अजीज मरने वाला हो तो वो कितने पैसे खर्च कर सकता है? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं लोग बात। कोई अजीज अगर घर में मरने वाला हो तो वो कितने रुपए खर्च कर सकता है उसको बचाने वाला? अगर उसे ये बता दिया जाए कि ये बंदा आज सुबह के 8 बज रही है और ये बंदा शाम के 8 बजे मर जाएगा, तो वो कितने पैसे खर्च करने को तैयार है कि वो बंदा बच जाए? लोग ऐसे कहते हैं करोड़ों खर्च कर देंगे, लाखों खर्च कर देंगे, डॉक्टर साहब 5 लाख लग जाए, 10 लाख लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बच जाना चाहिए।
तो मैं आंकता हूँ उस पैसे से कि जब कोई देखो जवाब आ रहा है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कुछ भी कैसे भी है ना, वॉट में भी, मतलब आप अपना घर बार भी बेचने को तैयार हो अगर घर के अंदर किसी आदमी की लाइफ का सवाल आ गया है, ठीक है। तो हम ऐसी सिचुएशन ही क्यों क्रिएट होने दें। अगर हम लोग थोड़ा सा बॉडी के ऊपर एक्सपेंस करके और राइट टाइम पे थोड़ा सा पैसा खर्च करके हम वो लाखों या करोड़ों खर्च होने से रोक सकते हैं, 99% हम लोग रोक सकते हैं, तो क्यों ना हम उसके लिए कोशिश करें, ठीक है ना। बट सवाल इंडिया में यहीं से पैदा होता है, सेविंग माइंडसेट से। हम लोग पैदा हुए हैं सेविंग माइंडसेट से, हमारा जो भी बचे हमारे पेरेंट्स ने भी सेविंग्स में डाला था, एफडी में डाला था, और हम भी सेविंग्स और एफडी में डालते हैं। हमारी लाइफ को भी और हमारी हेल्थ को भी हम लोग एफडी में डाल देते हैं कि ये ब्याज के साथ कभी मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। हेल्थ एंड बॉडी इज अ डे टू डे प्रोसेस, आपको इसे रोज ही ध्यान देना पड़ेगा, ये एक दिन में तैयार नहीं होती है ना। तो जहां आप लाखों और करोड़ों की इस बॉडी को वैल्यू दे रहे हो, तो इसके लिए काम भी लाखों और करोड़ों का ही करो और समझदारी भी लाखों करोड़ों की ही दिखाओ आप, ठीक है। अब मैं ट्रीटमेंट बताने के पहले आपको कुछ सिनेरियोस बताना चाहूंगा, क्योंकि कहीं लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि ये जो बीमारी है ये आएगी चले जाएगी, ठीक होगा, बीमार होंगे तो सरकारी अस्पताल चले जाएंगे, इलाज करा लेंगे। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल है, उनमें भी इलाज हो रहा है, क्या दिक्कत है, 4-5 लाख रुपए खर्च भी हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिसेंटली पिछले 10 दिनों में मैं बहुत पेशेंट्स के क्लोज कांटेक्ट में आया। वीआईपी पेशेंट्स को भी सरकारी अस्पताल में दाखिला मिलने में 4-4, 6-6 घंटे वेट करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि कोई उनको देख ले। देखने के बाद उनकी जांचें होने में अगले 4-6 घंटे लग जाते, और एडमिशन का तो पता ही नहीं है कि भर्ती हो भी पाएगा कि नहीं, और इसके आगे उसका ट्रीटमेंट हो भी पाएगा कि नहीं। फिर वो वहां से भागना चाहता है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें दाखिला मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपको सिनेरियो बता दूं कि आज की डेट में किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई बेड अवेलेबल नहीं है, 0 बेड अवेलेबिलिटी। कोई भी नया मरीज आने पे पहले ये देखा जाता है कि फटाफट किसकी छुट्टी करी जाए कि बेड खाली हो, तो नए मरीज को उसमें डाला जाए। ऑक्सीजन की शॉर्टेज ऑलरेडी हो चुकी है, वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज भी चल रही है, क्योंकि मैं जाकर के पेशेंट्स को देख के आया हूँ। इस टाइम पे सिनेरियो होता है कि अगर वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है तो जो मरीज हाई फ्लो ऑक्सीजन पे मेंटेन हो जाए उसे ऑक्सीजन देते रहो, और जैसे ही कोई मरेगा वेंटिलेटर फ्री होगा तो उस मरीज को वेंटिलेटर पे डाल देंगे। तो वेंटिलेटर्स की लिस्टिंग होने लग गई है अब, कि भाई वो ध्यान रखते हैं कि भाई ये मरीज को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कोई मरेगा तो इसको फटाफट से वेंटिलेटर दे देंगे। ये नहीं कि कोई ठीक हो जाएगा तो उसका वेंटिलेटर हटा देंगे, वो मरे तो उसका वेंटिलेटर दूसरे को मिल जाए, ऐसी लाइन लगी हुई है। अगर आप लोग जाके सरकारी अस्पतालों की हालत देख लो, ये वो आईसीयूज देख लो जहां पे पेशेंट मैनेज हो रहे हैं, आप लोग वाकई डर जाओगे और घर से निकलना बंद कर दोगे। ऑक्सीजन का सिनेरियो अगर मैं आपको कोटा में बताऊं तो यहाँ पर डे 900 सिलेंडर्स कंज्यूम हो रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। और इस टाइम पे पर डे का प्रोडक्शन सिर्फ 700 सिलेंडर पहुंच पा रहा है, मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है और डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। और यही देखते हुए आप बिलीव नहीं करोगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन के ऊपर भी कैपिंग कर दी है। ऑक्सीजन कैपिंग मतलब कि किसी को भी 12 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन का फ्लो नहीं दिया जाएगा पेशेंट को, चाहे वो वेंटिलेटर पे क्यों ना हो। ये हो चुका है, मैं बातें नहीं कर रहा कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो चुका है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भी कैपिंग हो गई। तो आप सोचो कि कितने शॉर्टेज हो गई है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगले 15 दिन बाद आपके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ना ऑक्सीजन अवेलेबल है ना वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, बेड अवेलेबल हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल इसको ट्रीट कर रहे हैं तो उनका पर डे का खर्चा 25,000 रुपए प्रतिदिन है। इस बीमारी के लिए एवरेज आदमी को 10 दिन भर्ती रहना पड़ता है अस्पताल में। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि मिनिमम बिल 2.5 लाख से 3 लाख तक का आएगा ही सही आपका एवरेज बिल लोगों का। बाकी जो अभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करा रहे हैं जो सक्षम है 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। अब आपके जो भी जानकार है आप उनसे जानकारी ले सकते हो। तो आपको ये तैयारी रखनी पड़ेगी 4 से 5 लाख रुपए की अगर आप प्राइवेट में इलाज कराना चाहते हो, ठीक है। दूसरा जो फ्यूचर में हमारी प्लानिंग आ रही है, जिस तरह का डिजास्टर इंडिया में क्रिएट हो गया है, ट्रायाज जो है उसकी प्लानिंग हो रही है। जैसे इटली में हो चुका था कि बूढ़े लोगों को मरने दो, यंग लोगों को बचाओ। तो पहले उनको बचाया जाए जो ज्यादा जीने वाले हैं, जो लोग मर रहे हैं उनके रिजर्व्स को खत्म करो, ज्यादा ध्यान मत दो पहली। तो ये ट्रायज प्लानिंग अगले 15 दिन या महीने भर के अंदर इंडिया के अंदर आ जाए, जहां अगर आप 70 साल या 80 साल के ऊपर हो तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आपको वहां से बोल दिया जाएगा आउटडोर से कि आप घर पे ले जाके इनकी सेवा करो।
तो ये सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है क्योंकि इसकी प्लानिंग चल रही है आज की कंडीशंस को देख के। अब मैं अगर आपको दिखा दूं, आप अखबार में डेली पढ़ते होंगे कि इंडिया की रिकवरी रेट 76% है, 75% है, 23% पेशेंट्स जो बाकी बचे हुए वो इंटेंसिव केयर की उनकी नीड है, ऑक्सीजन की उनको नीड है, 1% डेथ हो रही है। लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया की जो आबादी है 1.35 अरब, अगर इसका 1% भी आप कभी निकालो ना बैठ करके तो 1 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करता है। ये 1 करोड़ का आंकड़ा तब है जब हमारे पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और हर पेशेंट को बेड मिल रहा है। उस कंडीशन में 1 करोड़ लोग तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। वो 1 करोड़ कौन होंगे इस चपेटे में आने वाले, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ा डेटा है और जब रिजर्व खत्म हो जाएंगे तो ये डेटा हो सकता है 4 या 5 करोड़ भी पहुंच जाए। अगर आज की डेट में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक टाइम ऐसा भी होगा इंडिया में जब एक साथ ही 10 लाख लोग इन्फेक्टेड होंगे। अब मैं आपको सिनेरियो बताऊं तो इंडिया में सिर्फ 40,000 वेंटिलेटर्स हैं। अगर 10 लाख लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन में कितनी डेथ्स हमारे सामने आ रही होंगी और बचाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। और ये सिनेरियो बहुत जल्दी सामने आने वाला है क्योंकि इस टाइम पे हमारे सारे रिजर्व खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप अखबार और मीडिया में जो भी डेटा आपको मिल रहा है वो सब फ्लॉड डेटा है। सरकार ने डेटा पे भी कैपिंग कर दी है कि इससे ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाने, इससे ज्यादा मरे हुए नहीं दिखाने। लेकिन रियलिटी हमें पता है कि आज कोटा सिटी में अगर अखबार आपको दिखा रहा है कि 200 लोग रोज निकल रहे हैं तो एक्चुअली 1000 लोगों के ऊपर पर डे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जो इन्फेक्ट हो रहे हैं इस वायरस से। और दूसरा लास्ट चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी इस वायरस के सामने सुपरमैन नहीं है। कई लोगों को ये बिलीफ आने लग जाता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं सुपरमैन हूं, मेरे घर में सभी सुपरमैन है। तो इस बिलीफ को सबसे पहले खत्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस फॉल्स बिलीफ में रह गए तो मैंने डॉक्टरों के घरों में भी डेथ्स होती हुई देखी है, डॉक्टरों को मरते हुए देखा है। तो ये सिनेरियो क्रिएट ना करें, क्योंकि सबसे पहला फॉल्स बिलीफ उसी आदमी को आता है जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा फॉल्स बिलीफ नहीं है, मैं अपने आप को सुपरमैन नहीं मानता और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने आप को सुपरमैन ना माने। ठीक है, अब ये वायरस अफेक्ट कैसे करता है, सिम्टम कैसे आते हैं और हम किस जगह पर इस पे अटैक करके वायरस को इसको रोक सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत एक सिंपल सा ग्राफ लिया है। ये वर्ल्ड ओवर ग्राफ अभी सर्कुलेट किया जा रहा है क्योंकि लेटेस्ट स्टडी के बेसिस पे आया है। अब मैं आपको इसमें बताऊं तो इसमें 4 फेज बताए गए हैं बीमारी के। पहला फेज जो आपके पहले से 5वें दिन तक का होता है, जिसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जिसमें वायरस आपका ग्रो करता है। 7वें दिन तक आपकी बॉडी में वायरस मल्टीप्लाई करता है और बढ़ रहा होता है। ये शुरुआती 5 से 7 दिन में आपको बहुत ही हल्के से सिम्टम होते हैं, हल्का बुखार आना, थकान होना, थोड़ी सी गले में खराश होना, सिर दर्द होना, या कई लोगों को खराश भी हो जाती है। आजकल एक जोक बहुत कॉमनली सर्कुलेट हो रहा है, जहां एक आपने फेसबुक पे भी पढ़ा होगा कि फ्रैक्चर और प्रेगनेंसी के अलावा कोरोना वायरस कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, तो अगर आपके अंदर ये 2 कंडीशन नहीं है तो आप ये मान सकते हो कि कोई भी तीसरा सिम्टम अगर आपको आ रहा है तो हो सकता है कोरोना की वजह से हो। आज की डेट में सिनेरियो क्रिएट हो गया। ठीक है, बट कॉमन सिम्टम्स यही कि हमें बुखार आता है, थकान होती है, हल्की सी गले में खराश होती है, सिरदर्द सा महसूस होता है और डायरिया भी हो सकता है। 7वें दिन तक ये वायरस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग सिम्टोमेटिक होते हैं 7वें दिन से ज्यादा, जहां हम लोग किसी न किसी डॉक्टर को फोन करते हैं, अपने जानकार को फोन करते हैं, हमें अस्पताल जाने की जल्दी हो जाती है कि यार अब थोड़ा सा खांसी बढ़ गई है, थकान बहुत बढ़ गई है, बुखार बार बार आ रहा है, उतर ही नहीं रहा, पैरास्टामोल दिन में 4 बार खा रहा हूँ फिर भी बुखार आ रहा है। और एक कॉमन प्रॉब्लम है, और आप में से बैठे हुए कुछ लोगों को ये चीजें हो चुकी होगी जो मेरे गाइडेंस में होंगे और ये सब फील कर रहे होंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 5वें 7वें दिन आपकी बॉडीज कुछ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और आपका इम्यून सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है। तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से बंद हो जाता है और वायरस स्टेगनेंट हो जाता है। इसके बाद आपकी इम्यूनिटी सारा रोल प्ले करेगी, आपके सेल्स आपका रोल प्ले करेंगे और वो धीरे धीरे वायरस को खत्म करेंगे। 10वें 11वें दिन तक ये वायरस आपकी बॉडी में खत्म होने लग जाएगा। यहां जाकर के आपके लंग में कुछ पैचेस दिखने लग जाएंगे, इसे अर्ली पल्मोनरी फेज कहते हैं। आपको सांस में तकलीफ होने लगेगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, सैचुरेशन आपका कम आ सकता है। ये जो 8वें से 10वां या 11वां दिन है, ये वो लाइन है जहां पे हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इम्यून डिसरेगुलेशन नहीं होगा और कोई भी लेट फेज रिएक्शंस या किसी तरह का साइटोकिन स्टॉर्म, मैं समझाता हूँ ये सारी क्या कहानी है जिसकी वजह से लोग मरते हैं। ठीक है ना,
प्लेटलेट काउंट का लो होना, WBC काउंट का लो होना, कुछ एडवर्स बॉडी में रिएक्शंस पैदा हो जाना, जिसके चलते लोग ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं जहां 14वें दिन जाते जाते उनकी कंडीशन खराब हो जाती है, वेंटिलेटर पे आ जाते हैं या मर जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि शुरू के 10वें दिन तक तो बिल्कुल ठीक था, अचानक ऐसा क्या हो गया, डॉक्टर की गलती से मर गया, 11वें दिन तक तो ठीक था, बुखार आ रहा था, घर पे था, जहां तक ठीक था, अस्पताल लाते ही डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, उनके ध्यान नहीं देने की वजह से वो मर गया। एक्चुअली सारी कहानी इस वायरस की स्टार्ट ही 11वें 12वें दिन के बाद होती है। और हमें ये इम्यून डिसरेगुलेशन को कंट्रोल करना है। इम्यून डिसरेगुलेशन क्या है? जब आपकी बॉडी किसी सिस्टम पे काम करती है, मतलब उसने ये रिकॉग्नाइज किया ये वायरस है और मुझे इस पे अटैक करना है, तो हमारी बॉडी में दो सिस्टम होते हैं। दो सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो काम करता है उस वायरस को मारने के लिए, और एक ऐसा सिस्टम जो सिस्टम को समझता है कि वो एक्टिवेट हो गया है और वो खुद की बॉडी को भी खत्म कर सकता है। तो इसके पहले कि वो खुद के बॉडी के सेल्स को खत्म करने लगे, वो सिस्टम उसे डीएक्टिवेशन स्टार्ट करता है। मतलब एक एक्टिवेशन सिस्टम और एक डीएक्टिवेशन सिस्टम, इन दोनों सिस्टम को बराबर बैलेंस करके काम करना पड़ेगा। एक्टिवेशन इसलिए जरूरी है ताकि वायरस खत्म हो जाए, उसके साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाए, उसने जो भी हमारे सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर अल्टरेशन करें वो खत्म हो जाए। लेकिन डीएक्टिवेशन सिस्टम हमारा कंट्रोल रखता है। हमारा डीएक्टिवेशन सिस्टम हमारे माँ बाप की तरह कि बच्चे ज्यादा मस्ती करेंगे तो चपाट लगा देंगे तो वो बैठ जाएगा। तो अब क्या है, जिन लोगों में प्रॉब्लम आ रही है उनका ये डीएक्टिवेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जिसे हम लोग इम्यून डिसरेगुलेशन कहते हैं। मतलब आपका इम्यून सिस्टम का बैलेंस जो है वो गड़बड़ आ गया, दोनों तराजू ऊपर नीचे हो गए हैं, इसलिए अब वो कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है। इस चक्कर में बॉडी आपकी कंफ्यूज है कि, और आपका इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को खत्म करने लग जाता है, कुछ ऐसे इम्यून रिस्पॉन्सेस देने लग जाता है जो आपकी बॉडी के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। आपकी बॉडी में खून के थक्के जम जाते हैं, लंग फाइब्रोटिक हो जाते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर में बॉडी जाती है और आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के बात हमें समझ में आई कि हमें इम्यून सिस्टम का तराजू बैलेंस करना पड़ेगा। एक्टिवेशन सिस्टम भी बढ़िया काम करे, डीएक्टिवेशन सिस्टम जो उसको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलिंग सिस्टम भी बढ़िया काम करे। ठीक है ना? तो अब इस सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जो नॉलेज हमें मिल रही है, जो नॉलेज हमें मीडिया दे रहा है, जो नॉलेज हमें डॉक्टर्स दे रहे हैं, कॉमन ग्राउंड पे हम लोग सब ना कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पता लग गया कि विटामिन सी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, या हमारे सेल्स को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे बॉडी का फाइटिंग मैकेनिज्म इंप्रूव हो। तो हमें विटामिन सी खाना चाहिए, ऐसे ही हमें जिंक खाना चाहिए, कोई ना कोई मल्टीविटामिन हमें खाना चाहिए, हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब सारे खाने चाहिए, रोजाना थोड़ा सा टाइम योगा को देना चाहिए, एक अच्छी साउंड स्लीप लेनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से 99% की लाइफ से जा चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार जा चुका है, बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, है ना, बिजनेस को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो स्लीप डिस्टर्बेंस तो मैक्सिमम लोगों के लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये वाला पार्ट पूरा नहीं हो पाता। हमें गर्म पानी पीना चाहिए, हल्दी, तुलसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों की नॉलेज हमें हो गई कि हमें करना चाहिए और किसका क्या फायदा है, ये आपको मीडिया समय समय पे बताता रहता है, अखबार समय समय पे बताते रहते हैं। लेकिन इसके आगे पढ़ने के पहले मैं चाहूंगा कि कोई भी एक आदमी मुझे ये पढ़ के बताए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तृप्ति से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि तृप्ति मुझे पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। Yes. Almost all vitamin C in dietary supplements is synthetic, and as such is listed on the label as ascorbic acid. The dose also helps identify it as synthetic. It's almost impossible to get much more than 100 to 150 mg of vitamin C from food into a tablet or capsule. The amount of vitamin C in a natural supplement therefore may be listed in the supplement facts panel as vitamin C 100 mg and will not list ascorbic acid or any other of the many type of synthetic vitamin C. A new study on vitamin C American Journal of Clinical Nutrition. Yes. Had serious side effects. Doses of 1000 mg of vitamin C a day impaired their energy system, significantly hampering their endurance capacity, specifically by
weakening the mitochondria of the cell, which burns fat